हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हम लोग की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है कैलकुलस की यार। अब तक हम लोग की कितनी एक्सरसाइजेस कवर हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं 5 एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे हैं सीरीज़ में। और बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, जो भी हम टॉपिक्स करते जा रहे हैं उनके रीज़न को बेटा पकड़ लो, कि एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन सिर्फ एक ही चीज़ में होती है कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये आ गया है। सिंपल है यार, एक्सरसाइज नंबर हमने 5.2 5.4 करी, वो चेन रूल था। जब एक फंक्शन में दूसरा या दो से ज़्यादा फंक्शन जब कंटेंट होते हैं देन वी नीड टू अप्लाई द चेन रूल। इम्प्लिसिट किया 5.3 एक्सरसाइज जिसमें एक्स एंड वाई के फंक्शन आपस में मिक्सड होते हैं, देन वी अप्लाई इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर हमने की एक्सरसाइज नंबर 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। रीज़न बहुत सिंपल था, जब 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन इनटू या अपॉन में होंगे या फिर फंक्शन की बार फंक्शन होगी, देन वी नीड टू अप्लाई द लॉग। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.6 विच इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन। और ये फॉर्म ना सबसे आसान है, अगर ये एग्जाम में आया तो मेरे ख्याल से आप इजीली जज कर लोगे, ये पता लगा लोगे कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन दिया होगा, यू कैन ईजिली जज दिस इज एक्सरसाइज नंबर 5.6। तो रीज़न क्या आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, समझना बच्चों, ध्यान देना ज़रा इस चीज़ पे कि हेडिंग है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल है बच्चों, व्हाट वी नीड टू डू इज एक्सरसाइज नंबर 5.6 हम करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले रीज़न क्लियर करूंगा कि रीज़न क्या है, उसके बाद मैं इस पे बेस कराऊंगा क्वेश्चन। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने असाइनमेंट से ही कराऊं, तो असाइनमेंट में पैरामेट्रिक फॉर्म आप निकाल लो बेटा। और उसके बाद आपने जब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, जो कि कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्वेश्चन पे ध्यान मत दो यार, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, असाइनमेंट से हो, कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पे फोकस रहता है कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली 12th क्लास के स्टूडेंट हो, मैच्योर स्टूडेंट हो, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना चाहिए। तो रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल है कि देखो एक्चुअल में क्या होता था, आप लोगों ने भी क्या सीखा था कि हमें दे रखा होता y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y दे रखा होता था। अब क्या होगा बच्चे कि when x and y are separately given in the form of पैरामीटर, और आपके कोर्स में सिर्फ दो ही होते हैं पैरामीटर, या तो t या फिर थीटा, देन वी मस्ट अप्लाई पैरामेट्रिक, देन वी मस्ट अप्लाई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी। बच्चों ध्यान दो इस चीज़ पे कि अगर हमें पैरामेट्रिक अप्लाई करनी है तो एक्स एंड वाई हमें अलग अलग गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए बच्चों में, समझना जरा इस चीज़ को ध्यान से, कि सपोज आपको एक्स गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ टी और आपको गिवन होगा वाई इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, x का फंक्शन अलग गिवन होगा, y का फंक्शन अलग गिवन होगा, देखते ही समझ जाओगे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब जब x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t और y इन टर्म्स ऑफ t है, तो भोले बच्चों आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट भी किसकी रिस्पेक्ट में करना है? ऑब्वियस सी बात है, t की रिस्पेक्ट में करना है। अब एक बात ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि x एंड y के अलावा सब कुछ तुम्हारे लिए कॉन्स्टेंट होता है, बट यहाँ पे t कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि वी आर डूइंग पैरामेट्रिक फॉर्म। तो t और थीटा भी आपके लिए क्या हो गया? वेरिएबल। एक्स वाई वेरिएबल तो था ही, अब टी और थीटा भी आपके लिए वेरिएबल में ही काउंट होगा। तो dx बाई डी टी आपने निकालनी है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से आपने निकालना है dy बाई डी टी। बट आपसे वो पता है क्या पूछेगा? आपसे वो बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, तो वो आपको निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। और वो निकालना बड़ा सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है dy बाई डी एक्स में। आपने अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, जो आपने ये निकाला और ये निकाला है, यू नीड टू डिवाइड देम, उनको डिवाइड कर देना है। मतलब dy अपॉन डी टी के अपॉन में dx अपॉन में dt लिख दीजिए। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या सबसे अच्छा तरीका जो लगता है मुझे वो ये लगता है कि dy अपॉन डी टी, और इसको ना इनटू में ले जाओ तो dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा। तो आपको पता है कि अगर मैं dt से dt हटा दूं तो एट लास्ट बचेगा क्या? dy बाई डी एक्स ही बच जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म।
हद से अधिक हो सकता है कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी दे रखा है, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ थीटा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस फॉर्म में कर लेना। मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है कि ऐसा हो कि डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो इस फॉर्म में हो, या तो इन टर्म्स ऑफ थीटा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इन टर्म्स ऑफ टी तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मैं कराऊंगा अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन। तो मैंने जो आपको पीडीएफ सेंड करी है, फटाफट से उसको ओपन कर लीजिए और हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बेटा मैंने अपने असाइनमेंट से एक तो ए पार्ट और एक एफ पार्ट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन अलग से असाइनमेंट में गिवन है, आप देख लेना। उसके जस्ट बाद ही ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी गिवन है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ईजिली मिल जाएगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड एफ लिया, दोनों इजीली है। शुरुआत इजी से करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे हम, कोई बात नहीं, अच्छे लेवल पे भी जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे x दे रखा है 80 स्क्वायर, y दे रखा है 280, दोनों अलग अलग दे रखे हैं, आप देखते ही समझ गए कि 8। तो बेटा बड़ा सिंपल है, x एंड y गिवन है, पहले x को डिफरेंशिएट करो फिर y को डिफरेंशिएट करो। आपने करना है क्या बच्चे, बहुत सिंपल है कि आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t करोगे आप इसका, तो यहाँ जाएगा dx अपॉन dt। ऑब्वियस सी बात है, ए को रो का टी जो है वो एक एक्स का रोल निभा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, एंड इट विल बिकम dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at। तो ये dx बाई dt आ गया। सिमिलरली आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ से निकालना है dy बाई dt। भैया 2a को रो का t का 1 हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, तो dy बाई dt हो जाएगा 2a। आपको एट लास्ट उसने क्या पूछा है, हेडिंग पढ़ लेना क्वेश्चन की, dy बाई dx मांग रहा है। तो अगर आपने dy बाई dx निकालना है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, dy अपॉन dt को dt अपॉन dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका dy बाई dx आएगा। बच्चे करना क्या है, dy अपॉन dt आपके पास ऑलरेडी गिवन है, dy बाई dt इज व्हाट 2a। अच्छा ये है dt बाई dx, आपने निकाला dx बाई dt, मतलब इसका रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बिकम 280, इससे ये कट जाएगा, तो dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 1 अपॉन d, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कितना इजी है, आप कहेंगे बिल्कुल सेम जैसे आपने एक्सरसाइजेस बाकी करी हैं, ये भी करनी है, बस यही फर्क है कि x और y को अलग अलग सॉल्व करके बाद में मिक्स कर देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर x और y अलग अलग गिवन है, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ थीटा है तो डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा आपको। तो जब आपने यहाँ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा dx बाई डी थीटा, ए को मैंने रोका, समझना ध्यान से, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थीटा साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं किसको रोकूंगा, यहाँ पे मैंने थीटा को रोका, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा को रोका तो थीटा का हो जाएगा 1। वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी a थीटा कॉस थीटा। दिस इज व्हाट dx बाई डी थीटा है। अब मुझे निकालना है dy बाई डी थीटा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख देना, हेडिंग जरूर लिखना बेटा एग्जाम के अंदर भी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से आएगा dy अपॉन डी थीटा, ए को रोका, देखो साइन का तो सिंपली हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो जो थीटा है उसको रोक लिया, पहले कॉस का करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कॉस को रोक के थीटा का करोगे तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इससे कट जाएगा, तो इट विल बिकम dy अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा। नाउ यू हैव द dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, दोनों को जस्ट डिवाइड करना है और आपके सामने आपका dy बाई डी एक्स होगा। बच्चा dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है, अगेन मैंने जो लिखवाया था फॉर्मूला वो लगा देना है, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा कितना मेरे पास, a थीटा साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन a थीटा कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की मेरी एट लास्ट वैल्यू आएगी tan थीटा
एंड यही आपका आंसर माना जाएगा। तो ये मैंने कुछ आप लोगों के सामने इजी क्वेश्चंस ले लिए थे। अब मैं लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेता हूँ। एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चन अवेलेबल है और आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो भी असाइनमेंट का ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बच्चों को एक्चुअल में कैलकुलेशन एरर आता है। मुश्किल नहीं है, अप्रोच सेम है, बट कैलकुलेशन एरर अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक के खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर वीडियो को देख लेना। क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ है बस। अब देखो आप करोगे कैसे, आपको पता है एक्स अलग वाई अलग, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म का है, बट आपको dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा अलग से निकालना पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज बच्चों, सर मैं सपोज यहाँ पे निकालता हूँ dx बाई डी थीटा, वो चीज़ हेडिंग जरूर लिख देना। आपको पता है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टूल। कैसे लगेगा प्रोडक्ट टूल, आपने e की पावर जो थीटा है उसको रोक लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थीटा का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 अपॉन थीटा का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। फिर आप थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा को रोक लेंगे तो e की पावर थीटा का करेंगे तो e की पावर थीटा आ जाएगा बस। उसके बाद आपका जब यहाँ क्योंकि ex का ex ही होता है, जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो e की बार थीटा को कॉमन भी लेना। सिंप्लीफाई करना जरूरी है, बच्चे सिंप्लीफाई नहीं करते इसलिए आंसर नहीं आता। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम जरूर लेना बेटा, एलसीएम लेना जरूरी है। तो व्हेन यू टेक एलसीएम, एलसीएम के बाद आपको क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ई की पावर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा स्क्वायर विल बी द एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा थीटा स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो -1 ही रहेगा, ऑब्वियसली इसके अपॉन में 1 है, थीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो थीटा का क्यूब बन जाएगा और यहाँ थीटा आ जाएगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे सिंप्लीफाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट आप अगर चाहें तो फिर भी आप ये लिख सकते हैं हद से हद कि ई की पावर थीटा। अब इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर इन द सेंस हाईएस्ट डिग्री पहले, फिर सेकंड ऑर्डर पे सेकंड हाईएस्ट डिग्री, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ भी छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का क्यूब थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1 और अपॉन में थीटा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका dx बाई डी थीटा आ गया। फिर आपने निकालना बच्चों क्या, dy अपॉन में डी थीटा, मतलब आपने y लिखना है। y कितना बचे आपके पास, थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। आपने इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करोगे, dy अपॉन डी थीटा। देखो e की पावर माइनस का जो थीटा उसको मैंने रोक लिया, और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मुझे पता है सिंपली पहले थीटा का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा को रोका। अब इसका करूंगा, ध्यान रखना बेटा, देखो e की पावर x का तो e की बार x होता है, बट e की बार x नहीं है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। वी नीड टू अप्लाई चेन रूल। तो ex का पहले ex मतलब e की बार माइनस थीटा का तो पहले एज इट इज आएगा, फिर माइनस थीटा की जगह -1 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालना बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन जब आप निकालेंगे तो e की पावर माइनस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा हो जाएगा, राइट। एलसीएम लेना भी ज़रूरी है। तो व्हेन यू टेक एलसीएम इट विल बिकम ई की पावर माइनस थीटा। एलसीएम में तो ऑब्वियसली थीटा स्क्वायर ही आएगा, तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी, थीटा स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 माइनस थीटा क्यूब पॉजिटिव का थीटा। अब यहाँ पे अगर मैंने आपसे क्या बोला, अरेंज करना जरूरी है, बट आपको दिखे कि अगर हाईएस्ट डिग्री आपकी नेगेटिव है तो मेरी छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए है कि हाईएस्ट डिग्री को फिर पहले मत लिखना, पहले थीटा स्क्वायर ले लो माइनस थीटा क्यूब ले लो, पॉजिटिव थीटा कांस्टेंट एंड में रखना। अरेंज करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अरेंज करने से ना टीचर पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और कई बार क्या होता है टीचर तुम्हारी हल्की फुल्की मिस्टेक को ना इग्नोर भी कर देता है वो, अगर आप बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं तो अरेंज ज़रूर करना बेटा। अब dx बाई डी थीटा निकाल दिया, dy बाई डी थीटा निकाल दिया, यू जस्ट नीड टू व्हाट, आपने dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालोगे, दिस अपॉन दिस, dy बाई डी, तो मैं स्ट्रेट लिख देता हूँ, स्पेस कम है, तो पहले ये आएगा e की पावर माइनस थीटा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इनटू में ये आएगा, बट इसका रेसिप्रोकल आएगा बच्चे, तो थीटा स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा e की पावर थीटा थीटा का क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर पॉजिटिव का थीटा माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा, ये आपस में कैंसल आउट नहीं होगा, ना ये आपस में कैंसल आउट होगा। बस एक काम हम कर सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट,
तो विल गेट द आंसर एट लास्ट। डी वाई बाई डी एक्स का मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर -2 थीटा प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा थीटा का क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। और इससे आगे ना तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और ना ही सिंप्लीफाई होगा। तो आई विश आपको ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन 1 का और ये एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.6 तो आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 था ये और बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से भी है और एग्जाम मैं कहूँगा कि असाइनमेंट से भी इंपॉर्टेंट है। हल्का सा फर्क है, एनसीईआरटी में बहुत इजी फॉर्म में दिया, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, मैंने यहाँ स्क्वायर ज़्यादा लगा दिया और हाफ ज़्यादा लगा दिया बस, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में वैसे भी हटना ही है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि एनसीईआरटी के जैसा ही क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस पर इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क कर लेना। तो सबसे पहले आपको पता है एक्स अलग है वाई अलग है, ऑब्वियस सी बात है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो आपने करना है क्या बच्चे, पहले जो x है उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है बच्चे, यहाँ पे ना log m की पावर n के हिसाब से इसका स्क्वायर पहले आप आगे ले आओ। मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 2 आगे log sin t बाई 2, तो इससे ही कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू a cos t प्लस log sin t अपॉन 2। अब यहाँ आने के बाद बच्चे आई थिंक यहाँ पे साइन नहीं होगा, मे बी यहाँ 10 होगा। बच्चे हल्की से हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे साइन नहीं है, साइन की जगह 10 है। तो जहाँ जहाँ साइन है वो हटा दीजिए और उस साइन की जगह आप लगा लीजिए 10। वो असाइनमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है 10 और एनसीईआरटी में भी 10 दे रखा है, बाय मिस्टेक हमने साइन ले लिया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे है 10 स्क्वायर और यहाँ पर भी फिर बचेगा 10 और यहाँ पर भी आएगा 10 और ये 10t/2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ आने के बाद ना मैं कहूँगा जो भी कैलकुलेशन मुश्किल है वो सारी कैलकुलेशन कहाँ मुश्किल है, सिर्फ x में मुश्किल है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा y में तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। y में क्यों टफ नहीं है, खाली a sin t दे रखा हो तो आराम से आप कर ही लोगे। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। देखो कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ हो जाएगा dx/dt। a पहले आपने cos t का किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin t प्लस log इसका करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/10 t/2, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ चेन रूल, तो log x का 1/x हो जाएगा। फिर इसका करूँगा 10 का तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, n का करूँगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा और एट लास्ट यहाँ पे t/2 का करूँगा तो हो जाएगा 1/2, राइट। तो पहले log का किया, फिर 10 का किया, फिर t/2 का किया। अब यहाँ बच्चा छोड़ देता है, इसके आगे सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ध्यान दो बच्चे। a तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही रहेगा, माइनस sin t भी ऐसे ही रहेगा। मैं कहूँगा sec 10 cosec cot अगर कुछ भी आ जाए आपके पास तो एडवाइस ये आप लोगों के लिए कि उसको sin cos में चेंज करना, और सिर्फ sin एंड cos ही आ जाए तो वहाँ हाफ एंगल लगाना। फिलहाल यहाँ पे sin cos में चेंज करना है आपने। कैसे, देखो इसको आप लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो वो cos ऊपर चला जाएगा तो cos t/2 हो जाएगा, sin t/2 हो जाएगा। अच्छा sec स्क्वायर है उसको आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, ये 2 आगे आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा dx/dt a। बच्चे माइनस का यहाँ sin t एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये बन रहा है फॉर्मूला, अगर आपको याद हो 2 sin थीटा cos थीटा, और इसका स्ट्रेट फॉर्मूला होता है इफ़ यू रिमेंबर sin 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक का ये आपका क्या है फॉर्मूला है, 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है बच्चा। तो यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे थीटा था तो उसका डबल 2 थीटा हो गया, यहाँ पे t/2 है तो उसका डबल sin t हो जाएगा। अभी भी और सिंप्लीफाई ये हो सकता है, वी नीड टू टेक एलसीएम ऑल्सो। आप एलसीएम लोगे तो इट विल बिकम समथिंग लाइक dx/dt। ध्यान देना बच्चों, dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा a 1 माइनस का sin स्क्वायर t अपॉन में sin t। मैंने एलसीएम ले लिया, सीधे सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 माइनस sin स्क्वायर t ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर t के बराबर होता है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना इज़ इम्पॉसिबल। आप यहाँ पर ही छोड़ देंगे तो सारी कॉम्प्लिकेशन मैं कहूँगा सिर्फ एक ही पार्ट में थी, वो था इसका x। अगर किसी बच्चे को x अच्छे से निकालना आ गया तो y इज़ नथिंग और उसके बाद तो dy/dx बहुत इजीली आ जाएगा। मतलब
y तो बहुत ईजी है यार, a sin t तुम्हें दे ही रखा है, आप dy बाई डी टी निकाल लो, दैट इज a cos t, और dy बाई डी एक्स आपको पता ही है क्या होता है, dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी इज वॉट, dy बाई डी टी है a cos t, और इंटू में dx बाई डी टी मतलब उल्टा, क्योंकि dt बाई डी एक्स रखना है, तो ये sin t ऊपर चला जाएगा और a cos स्क्वायर t नीचे आ जाएगा। और अब ध्यान देंगे तो a से a कटेगा, a cos से a cos कटेगा, तो एट लास्ट मेरा dy बाई डी एक्स आ जाएगा tan t, और इसके आगे मुझे सिंप्लीफाई करना, मतलब सिंप्लीफाई करने की ना तो इसमें ज़रूरत है और ना इसके आगे सिंप्लीफाई होगा। तो ये एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन जो उसका लास्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे और डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बहुत लंबा इस लेक्चर को नहीं करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। मैं कहूँगा अच्छे में से एक है, क्यों, रीज़न बिहाइंड इसका, एक तो ये सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, और इसकी ना एक अच्छी बात यह है कि सीबीएसई में 2 से 3 बार तो आया हुआ है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक बार ये आया था कितने नंबर में, 2 नंबर में एक बार, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये कितने नंबर में आता है, 4 मार्क्स में। अब बच्चा कहता है कि सर 2 नंबर या 4 नंबर में सेम इसका लॉगरिथम है सॉल्व करने का, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो इसकी एक ईजी ट्रिक भी होती है, आप उससे करना है, और अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो वो इजी ट्रिक अगर आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं टीचर आपको नंबर नहीं देगा। तो आपने डिफिकल्ट वाला जो मेथड है, या मैं कहूँगा थोड़ा सा इसमें स्टेप ज़्यादा लग सकते हैं, आप उस मेथड को लगाएंगे। तो फिलहाल मैं इसके हिसाब से करा रहा हूँ, फिर इसके हिसाब से करा दूंगा, और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। तो देखो आपको लाना है आंसर इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y, आपको दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, x भी इन टर्म्स ऑफ y भी। ऑब्वियस सी बात है कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन साफ साफ नजर आ रहा है। पंगा ये पड़ता है बच्चों को, बच्चा कहता है कि सर इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ तो फंक्शन 3 है यार, एक रूट है, एक a की पावर x है, फिर साइन इनवर्स t है, तो इसका हमें कितनी बार यहाँ पे हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो बड़ी डिफिकल्टी आने वाली है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो, आप ना यहाँ से रूट ख़त्म कर सकते हो। और रूट कैसे ख़त्म कर सकते हो, आप अगर स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t। और आप शायद आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। कैसे, देखो सुनो, आपने सीखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a। मैं सेम अप्रोच यहाँ लगाऊंगा, मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t। देखो x स्क्वायर का होगा तो 2x, बट हम t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे हमने इम्प्लिसिट में सीखा था कि dy बाई डी एक्स लगाना ज़रूरी है, ऐसे यहाँ पर क्योंकि t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू में dx बाई डी टी लगाना ज़रूरी है। मतलब ये हुआ कि हमने x का डेरिवेटिव निकाला बट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये लिखना। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a की पावर x है नहीं, हमें a की पावर x इसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये हो गया a की पावर x, और a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू में लॉग a, ठीक है ना, a की पावर x इंटू में लॉग a हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। और फिर किसका करोगे, साइन इनवर्स t का करोगे। साइन इनवर्स t का क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। बट आंसर अभी नहीं आया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बच्चों हम इसकी जगह a की पावर सिर्फ साइन इनवर्स t की जगह, इसकी जगह हम तो एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं रिप्लेस इसलिए करना चाह रहा हूँ टी को, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ टी हमें नहीं लाना। तो अब एक काम करो, डी एक्स बाई डी टी निकालो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, लॉग ए लिख दो, ये 2x अपॉन में ले आओ, 1 माइनस टी स्क्वायर कर दो, इस x से इस x को उड़ा दो, तो x लॉग ए यहाँ हो जाएगा, कुल मिला के डी एक्स अपॉन डी टी एक्स लॉग ए 2 रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। एक तरीके से हमारा क्या आ गया, ये हमारा डी एक्स बाई डी टी आ गया, राइट। अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी टी। सेम अप्रोच, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, अगेन आई स्क्वायर बन जाएगा। अप्रोच सेम लगाओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करो तो 2y होगा, डी वाई बाई डी टी होगा। अच्छा a की पावर x का हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t इंटू a की पावर x का करोगे तो log a लगाना ज़रूरी है,
और साथ के साथ फिर कॉस इनवर्स टी का भी इंटू में करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जो कि होगा -1/√1 - टी स्क्वायर, राइट। अच्छा एक काम और करना है, इसकी जगह अगेन इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, तो dy/dt हो जाएगा मेरा y² log a माइनस आगे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2y log 1 - का टी स्क्वायर। एक y से एक y को आप उड़ा सकते हैं, तो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा dy/dt 1 - का टी स्क्वायर, राइट। तो अब आपके पास dx/dt आ चुका है, dy/dt आ चुका है। आपने क्या निकालना बच्चों एट लास्ट, आपने निकालना है dy/dx। व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो पहले आएगा क्या dy/dt माइनस का y log a 2√1 - टी स्क्वायर। अच्छा dx/dt अगेन वही सेम चीज बच्चों, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा 2√1 - टी स्क्वायर ऊपर, x log a नीचे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy/dx एट लास्ट हमारा कितना आ गया माइनस का y/x, जो हमें लेकर आना था। आई थिंक ये हमारी डिमांड थी और एग्जैक्टली हमारा वही आ रहा है, माइनस का y/x। वहाँ चेक कर लेना, आंसर में मिस्टेक हो सकती है। अच्छा ये हो गया कितने नंबर के हिसाब से, 4 मार्क्स के हिसाब से, तो ये अप्रोच लगेगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आया होता तो पता है क्या करते हैं आप, देखो बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा, 4 नंबर लगाना इसको, 2 नंबर में आए तभी ये लगाना, 4 नंबर में ये ट्रिक मत लगाना। ट्रिक क्या है समझो, आपको x = दिया है a sin इनवर्स t और y = दिया है √a cos इनवर्स t। इजी ट्रिक ये है कि आपको जब पता है कि यार आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y लाना है, तो t को ही खत्म कर दो ना। और t खत्म हो सकता है कि अगर मैं इसको मानूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानूं सेकेंड इक्वेशन एंड मैं इनको आपस में कर दूं मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म लाना है x एंड y मिक्स, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं x y को मिक्स कर दूं, और सबसे अच्छा तरीका मिक्स करने का क्या है, वी नीड टू मल्टीप्लाई देम, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो आप। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ध्यान देना, देखो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एक बात बताओ बच्चों, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, जब दोनों ही रूट में, दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे। अब a की पावर m इंटू a की पावर n बेस सेम है, तो पावर विल बी एडेड 100%। तो यहाँ पे मेरे भोले बच्चों आपने पावर्स को सिर्फ ऐड कर देना है, a की पावर m प्लस n। तो अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और आपको सारे के सारे उसके फॉर्मूले अच्छे से याद है, तो यू नो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। आप वो लिख सकते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू √a π/2। क्वेश्चन खत्म हो चुका है 2 नंबर के हिसाब से। आपने सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना, देखो x को रोक के y का कर दो तो dy/dx, y को रोक के x का तो 1 और यहाँ पे 0, क्योंकि a की पावर π/2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वैसे ही खत्म हो जाना है। अब यहाँ से सीधा आपने dy/dx निकालना है और दैट इज माइनस का y/x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कब लगाना, जब ये क्वेश्चन कितने नंबर में आए, 2 नंबर में। बच्चे की शिकायत, बच्चा कहता है कि सर अगर यही मेथड 4 मार्क्स में लगा दिया तो क्या गलत है, तो क्या टीचर नंबर नहीं देगा? देगा, ज़रूर टीचर नंबर देगा, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि मैक्सिमम टीचर ना 4 में से 4 नहीं देंगे। हो सकता है 2 दें, हो सकता है मैक्सिमम आपको 3 नंबर दे दें। अगर कोई बहुत अच्छा टीचर मिल गया तो 4 में से 4 देगा। बट आई डोंट वांट कि आप लोग रिस्क लो, तो बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। अगर 4 मार्क्स में आए ये मेथड लगाओ, 2 नंबर में आए ये मेथड लगाओ। तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर हो गया। आपने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क वो सारे करने हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7। वो नहीं होगा, उसको आप अवॉइड करना, वो मैं कराऊंगा इन अ क्लास जो कि लाइव क्लास है उसके अंदर। फिलहाल आप सिर्फ एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस करना और मेरा जो असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने कंप्लीट करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें जितने पार्ट्स हैं जो मैंने इसमें भी डिस्कस करे हैं ना, उनको भी रिपीट मार लेना, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।